हमने अब तक अपनी पॉलिटी की सीरीज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें 2015 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज हम 2014 के क्वेश्चन को इस सीरीज में कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम ब्रिक्स से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन कौन से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ है। सेकंड कह रहे हैं ये दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में नहीं, रूस में हुआ था 2009 में। एंड उस वक्त हमारे जो मनमोहन सिंह थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो भी शामिल हुए थे। चीन था, ब्राजील था और रूस था, इनकी अध्यक्षता में ये पहली मीटिंग हुई थी। और सेकंड है दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा केवल जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? हमारे पास 4 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। उसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सी समिति है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो हमारी जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वो है प्राक्कलन समिति, और इसमें 30 सदस्य होते हैं। हमने इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, जो हमें इंपॉर्टेंट लगा, उसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप लोग पॉज करके कायदे से पढ़ सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि प्राक्कलन समिति से जो सबसे बड़ी सदस्यीय समिति है और इसमें 30 सदस्य हैं। ऐसे ही हमने इसमें बताया कि 1950 में इसका गठन किया गया था जॉन मथाई के द्वारा, जो उस वक्त वित्त मंत्री थे। और 1921 में लोक लेखा समिति का जेम्स मॉन्टेगो के द्वारा गठन किया गया था, जिसमें 22 सदस्य थे। और हमारी सरकारी उपक्रम समिति जो थी वो 1964 में वो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुई थी। शुरू में इसमें 15 सदस्य थे, बाद में इसे बढ़कर 21 हो गए थे। ये जो है हमने हाईलाइट किया, आप इसे बहुत कायदे से पॉज करके पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी तरीके का, आपको लग रहा नहीं एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, ताकि हम उसका आगे से ध्यान रख सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय जो है इसमें बताया गया है कि दल बदल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसमें है। हम इसके बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन कायदे से किया हुआ है, आप बहुत हमने हाईलाइट किया है ताकि आपको चीजें यहीं पे सारी की सारी इससे रिलेटेड कवर हो सके। जैसे हमने इसमें बताया हुआ है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध किए गए हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। हमें ये 10वीं अनुसूची कब शामिल हुई है संविधान में? ये 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में शामिल की गई है। संविधान की दूसरी जो इन्होंने जो ऑप्शंस में दूसरी अनुसूची दी, 8वीं अनुसूची दी, 5वीं अनुसूची दी गई थी, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब ऑप्शंस में हमें और ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं है, उनके बारे में क्या है, तो वो हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। संविधान की दूसरी अनुसूची में जो दूसरी अनुसूची है उसमें जो बड़े बड़े जो राजनेता हैं या जो बड़े बड़े पद हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो भत्ते हैं, ये इसमें अनुसूची जो सेकंड है हमारी उसमें इनके भत्तों के बारे में बताया गया है। ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे हैं पॉइंट्स, क्योंकि ऐसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में आके कि इनमें से किसके जो है वो सेकंड शेड्यूल में नहीं है इनके वेतन भत्तों का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके किसके हैं, तभी आप उसको हटा सकेंगे कि नहीं ये वाला नहीं है। और 5वीं अनुसूची जो है ये हमारा अनुसूचित जनजाति है, उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस है कि उनकी जो सीमा है और जो उनकी समय सीमा के अंदर जो चीजें आती हैं, जो वन आते हैं, उनको नहीं काटना है, या जो उनसे रिलेटेड जो भी नियम है वो हमारे 5th शेड्यूल में है। और 8वीं अनुसूची में हमें पता ही है कि हमारी 22 भाषाओं के बारे में उल्लेखित है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो हम इसका जो उल्लेख है वो ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत में जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 36 से 51 तक में डिफाइन किया गया है। और हम जैसे कि इन्होंने हमसे पूछा है यहाँ पर कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है ये अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। और देखिए इसमें बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का के बारे में बताया गया है कि हमें किसके हमारे नीति निर्देशक तत्वों के दायरे में आता है। इसी तरीके इसमें खा गा और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने डाली हुई हैं, आप पढ़िएगा बहुत ठीक से। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इनको भी
एक्सप्लेन करें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत बड़ा हो और आप लोगों को लगे कि नहीं बोरिंग हो रहा है। तो हम बहुत जो चीज़ें ज़रूरी हमें लगती हैं वो हाईलाइट करते हैं। अगर आपको लगता है नहीं ये भी बहुत ज़रूरी है तो आप प्लीज़ बताइए। 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध है? इनमें जो 4 चीज़ें दी गई हैं, इवन 5, ये जो है इनमें कौन सी जो है योजना से रिलेटेड है? तो पहला वित्त आयोग, सेकंड राष्ट्रीय विकास परिषद, थर्ड संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, फोर्थ संघीय शहरी विकास मंत्रालय, फिफ्थ संसद। तो इसमें जो हमारा सही है आंसर वो हमें 4, इसमें से 5 पॉइंट में से सेकंड 5 राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 5। हम देखिए इसे ठीक से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया। इसका उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना था। हमारी योजना से रिलेटेड जो योजना चली थी, जिसकी जगह अब नीति आयोग हो गया है, वो योजना से रिलेटेड कौन कौन काम करता था, वो ये यहाँ पे वो क्वेश्चन था। तो हमने 2 ऑप्शन, इसके 2 जो थी स्टेटमेंट, उनको सही करा। एक था हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद एंड सेकंड था हमारा संसद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो प्लानिंग हो रही है, जो योजना आयोग है, उसके लिए राज्यों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, अब उसकी जगह नीति आयोग आया हुआ है। तो नीति आयोग की स्थापना के पूर्व योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट, जैसे नीति आयोग है, उसके पहले जो हमारा योजना आयोग था तो उसका एक ड्राफ्ट बनता था और ड्राफ्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। एक सिंपल सा एक ड्राफ्ट बनाया जाता था कि हम इस तरह वर्क करेंगे और ये ड्राफ्ट बनाकर हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किया जाता था। अब इसकी जब संस्तुति अगर ये अपना दे देता था कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, तो इसकी संस्तुति के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के पास स्वीकृत के लिए भेजा जाता था। अब यहाँ पे वही पॉइंट मिला हमें कि इसकी संस्तुति जब ये कंफर्म कर देता था तो हमें उसके बाद ये राष्ट्रीय विकास परिषद के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। अगर इसको राष्ट्रीय विकास परिषद भी अप्रूवल दे देता था, अगर दे देता है, तो फिर हम इसे संसद के पास भेजेंगे, जहां ये फाइनल एक गजट के रूप में, राजपत्र के रूप में प्रेषित किया जाएगा, एक फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर ऑप्शंस में अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल भी होता तो हम इसको भी जोड़ लेते, क्योंकि सबसे पहले ये जो योजना आयोग या नीति आयोग का ड्राफ्ट होता है वो सबसे पहले जाता है इसका ड्राफ्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास, वो भेजता है राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। जब विकास परिषद इसको कह देता है कि नहीं ये पूरा ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तब ये फाइनल संसद के पास जाता है और जब संसद भी इसको कह देता ओके, तब ये आधिकारिक रूप से सामने आता है कि हाँ ठीक है, इस तरह वर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है? इसमें कौन कौन सा है जो मंत्रिमंडल सचिवालय है उसका कार्य है? फर्स्ट, मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल है, वही मंत्रिमंडल सचिवालय का काम ही यही है। सेकंड, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना, मतलब मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए जो सचिवालय सहायता है तो वही वो करेंगे ना, जब उनका काम ही है, उनका नाम ही है मंत्रिमंडल सचिवालय, तो मंत्रिमंडल से रिलेटेड जो कार्यसूची तैयार करेंगे वो भी मंत्रिमंडल सचिवालय करेगा और जो उनके लिए सहायता देनी है वो भी मंत्रिमंडल सचिवालय ही करेगा। थर्ड, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना, नहीं ये बिल्कुल गलत है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन ये नहीं आवंटित करता है, मंत्रिमंडल नहीं करता है। इसके लिए वित्त जो आयोग है वो मंत्रालयों को वित्तीय सहायता या संसाधनों की आवंटन करता है। ठीक है, तो हमारा इसका फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। हम देख लेंगे इसमें कौन सा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संवैधानिक सरकार है, यानी कि कौन सी सरकार है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कौन बाकायदा काम कर रही है। तो 2 हमें दिए गए हैं। जो कौन सी सरकार है? जो फर्स्ट, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये कैसे सही हो सकता है? मतलब ये सत्ता के लालच में आपके जो स्वतंत्रता है, आपकी जो मौलिक आजादी है, उस पर प्रतिबंध लगा दे, तो ये तो संवैधानिक सरकार नहीं हुई ना। संविधान हमको मौलिक आजादी देता है, तो अगर हमारी ही स्वतंत्रता पर कोई अपनी सत्ता के लालच में कोई प्रतिबंध लगा रहा है तो वो संवैधानिक सरकार नहीं है। सेकंड, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यानी वो ऐसे काम नहीं करती है या जो काम उसके ऐसे हो रहे हैं उन पर रोक लगाती है जहां पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या व्यक्ति के मौलिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो इसका जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। हम देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 कहां दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं। संवैधानिक सरकार राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती। जो संवैधानिक सरकार होती है वो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध नहीं लगाती है, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाती है। उदाहरण के तौर पर भारत में स्थापित संवैधानिक सरकार लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करती हैं। ये मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एवं राज्य की सत्ता पर सीमा तक अंकुश लगाते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल सही बात है।
कि भारत की सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक हो, और कौन कौन से कार्य जो है मंत्रियों के अंदर आएंगे, उसका जो है पूरा आवंटन का वो जो आता है वो सब राष्ट्रपति के अंदर आता है। सेकंड, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी। नहीं, अब करे कोई भी, लेकिन इसकी जो समस्त कार्यपालिका जो कार्रवाई है संवैधानिक तौर पर ही राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएगी। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, हमारा फर्स्ट ओनली सही है। तो इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए। पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 77(3) में यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक रूप से किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये जो है राष्ट्रपति को जो काम दिया गया है वो आर्टिकल 77 के 3 क्लॉज में दिया गया है। सेम कॉन्स्टिट्यूशन के जो 77 क्लॉज 1 के तहत भारत सरकार के समस्त कार्यपालिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। ठीक है, तो आपने देखा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही बात है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सेकंड, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। हाँ, पुनः ये लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो दोनों करेक्ट है। तो हमारा जो इसका आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सी बोथ करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है क्योंकि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार सेकंड सही है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लगभग आपके पास 50 लोगों का आपके पास सपोर्ट हो और उसको पारित करवाने के लिए बहुमत से वो अप्रूव हो, कि बहुमत वो जो सदस्य हैं वहां के बहुमत में वो चीजें जो हो वो अगर अप्रूव होता है तो वो पारित अगर होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वही बात है यहाँ पे, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और इसके लिए लगभग 50 सदस्य आपके हक में होने चाहिए जो लाना चाहते हैं। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अगर पारित तभी होगा जब आपका बहुमत में वो चीज अप्रूवल हो जाती है वहां पर, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है। केंद्र सरकार के मामले में अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है, जबकि राज्य सरकारों के मामले में अविश्वास प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानसभा में लाया जाता है। राज्य की जब सरकार के प्रति हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है तो हमें विधानसभा में ले जाना पड़ता है और केंद्र सरकार के लिए हमें लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अथवा विधानसभा में ही लाने का कारण यह है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11वें नंबर क्वेश्चन पे। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो हमें कुछ शक्तियां जो होती हैं वो अलग अलग डिवाइड की गई हैं कि ये जो है ये क्यों उच्च सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगी और वो किस किस उस पर अपनी विचार या अपने राय देगा। तो जो ये केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है उस पर जब सुप्रीम कोर्ट अपने विचार देगा तो वो किस शक्ति के अंदर, उसे कहाँ से ये शक्ति मिली है? तो इसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारता के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अब हमने इसमें बहुत उसमें सही से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ताकि आप यहीं से सारी चीजें समझ लें। केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवाद का निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। मूल अधिकार का तात्पर्य है कि न्यायालय के विवादों के निपटारा के संबंध में ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारता, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारता, मूल अधिकार जो है उच्च न्यायालय के अंडर में कौन कौन आते हैं उच्चतम न्यायालय के, यानी इन पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है। इस पर हाई कोर्ट या कोई और इस पर अपना शक्ति नहीं कर सकता और अपना इस पर इशू नहीं सुन सकता वो। तो मेनली जो ये इशूज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ही, ये सारे इशूज सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। केंद्र एवं राज्य, केंद्र या एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, एक और भारत सरकार के किसी राज्य या राज्यों और दूसरे राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद हो। आप इसे सही से पढ़िए, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। सेम उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारता, एक तो मूल अधिकारता हुई, मूल अधिकारता का मतलब ये वाले जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनेगा वो उसके मूल अधिकार उसके अंडर में आता है। ऐसी अपीली कौन कौन जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय अपील क्रियान्वयन करता है। कोई भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। कौन कौन अपील कर सकता है? कि सुप्रीम कोर्ट में वही जा सकता है जिसने ऑलरेडी हाई कोर्ट में अपील एक बार अपना दिया हो और वहां पर उसकी सुनवाई पूर्ण हो चुकी हो, और अगर उसके हक में नहीं आया या वो चाहता है कि नहीं इस पर दोबारा बात हो तो हाई कोर्ट नहीं, फिर हमें इस पर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। कोई भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। वस्तुतः अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दे द्वारा विचार एवं जांच करेगा। उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को भी अपनी नीचे की अदालतों को निर्णय के विरुद्ध अपीली प्राप्त है।
तो हमने देखा कि अपील कौन कर सकता है उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, जो एक बार हाई कोर्ट में निर्णय दिया जा चुका है, अगर उसको लग रहा है वो उसके हक में नहीं आया है और वो चाहता है वो उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है कोई भी उसमें, तो वहां पे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ये उसको हक है। अगला है उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता। तो हमने देखी मूल अधिकारिता कौन कौन सी, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपील कौन कौन कर सकता है, और रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट में रिट कौन कौन दी गई है। देखो, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्ष लेख एवं अधिकार प्रत्यक्षा जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। इसका अधिकार न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है इनको। आपको ये चार जो है ये आपको पढ़ने हैं पॉलिटी में। ये चारों, बंदी प्रत्यक्षीकरण कब होता है, परमादेश कब होता है जब कौन हमारे आदेश की अवहेलना करता है, प्रतिषेध कब लागू होती है रिट, उत्प्रेक्षा लेख जो होता है ये कब, वो अधिकार प्रत्यक्षा ये रिट कब जारी की जाती है। ये आपने बाकायदा एनालिसिस पढ़ा होगा पॉलिटी में, नहीं अगर है तो हम कभी भी इसे पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कायदे से। आप हमें इस बात के लिए भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, इसी में अगला पॉइंट है उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जनहित के मामलों तथा कानून के पराराष्ट्र हितों को सलाह, ठीक है, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को जनहित के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है या सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 143 के तहत। तो उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता यह अधिकार क्षेत्र में आता है कि अगर वो जनहित में या किसी राज्य या किसी भी तरीके से किसी के कुछ वो चाहता है तो वो किसी को राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब राष्ट्रपति सलाह मांगे। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो ये जो हमारी शक्ति निहित है वो हमारी संसद में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति की व्यवस्था की गई है। अभी हमारा 2008 में जो संशोधन अधिनियम लाया गया उसके तहत पहले जो हमारी थी वो 7 थी न्यायमूर्तियों की संख्या, जो अब बढ़कर 30 हो गई है। तो हमने अब तक अपने क्वेश्चंस को 12 क्वेश्चन को कवर किया हुआ है इस सीरीज में, और हमने एक इजी क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, आई होप आप यहाँ तक देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन बताएंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इजी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता आप कमेंट सेक्शन बताएं, हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं, यानी कि राज्यपाल को इनमें से कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। सेकंड, मंत्रियों की नियुक्ति करना। थर्ड, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। फोर्थ, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन कौन से सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2, 3 and 4, डी 1, 2, 3 and 4। तो आपको इसमें बताना है, ये क्वेश्चन है कि राज्यपाल के अंदर कौन कौन सी शक्तियां इसमें से दी गई हैं। और आई होप हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। हम कोशिश कर रहे हैं दिन पे दिन अपनी सीरीज को बेहतर बनाने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप हमें मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड दूसरों को शेयर करें और देखने के लिए